देखिए, एविडेंस का आपका सेक्शन 5 पढ़ाया जा रहा था भाई, सुसंगत के बारे में। आपका काफी क्वेश्चन इधर से बैठिए। इधर से आपका जो 5 से 55 तक पढ़ाया जा रहा है, इधर से आपका बताया जाए, फिर भाई अच्छे से तैयार रखिए। और इधर से आपका टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि एक एक टेक्निकल क्वेश्चनों को बताया जाए। देखिए, फिर एक बार 2-3 मिनट आपका भूमिका बांध के, और जहाँ से छूटा था उससे आगे आपका बढ़ा जाए। हाँ, इधर से आपका दृष्टांत भी भाई पढ़ने हैं, केवल आपका केस और सिद्धांत ही नहीं, बल्कि जो एलिस्टेशन आते हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए सेक्शन 5 में आपका देखा जाए। ये बताया गया था कि चैप्टर जो 2 है, यानी कि अध्याय 2 है, वह तथ्यों की सुसंगत के विषय में बताता है। अर्थात कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हम एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद आपका बताया गया था कि धारा 5 आपका एविडेंस के क्षेत्र को सीमित करती हैं। सीमित कैसे करती हैं? क्योंकि ये बता देती हैं कि आप जब भी एविडेंस पेश करिए न्यायालय में, केवल दो बातों का पेश कर सकते हैं, या तो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू को आपका दे देगा, कहाँ परिभाषित किया गया है, तो सेक्शन 3 में ये निकाला जाता है। और सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, आपका 6 से लेकर आपका 55 तक। इसके बाद आपका जो विवादक तथ्य होते हैं, फैक्ट इन इश्यू होते हैं, आपका इन्हें कहा क्या जाता है, ये उत्तराखंड ने बनाया था, तो इन्हें आपका फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। इनका प्लीडिंग में आपका लिखना आवश्यक होता है, यानी कि इनका उल्लेख आवश्यक होता है। फिर अगला क्वेश्चन, किसे प्रूफ किया जाता है कोर्ट में, तो फैक्ट इन इशू को ही, यानी कि विवादक तथ्य को। तो आपका ये भी उत्तराखंड ने ही बनाया है कि किनका प्लीडिंग में अभिवचन करना अनिवार्य है, तो फैक्ट इन इशू का। किनको प्रूफ किया जाता है, तो फैक्ट इन इशू को। और कौन प्रधान तथ्य होते हैं, मेन फैक्ट कौन होते हैं, फैक्ट इन इशू। विवादक तथ्य शॉर्टकट में समझिए, एक पक्षकार डिमांड करता है और दूसरा डिनाई करता है। एक पक्षकार मांग करे और दूसरा क्या करे, इनकार। इसके बाद सुसंगत तथ्य का आप साक्ष्य दे सकते हैं। सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक है, कई बार आपका पूछा है, तो आपका 6 से लेकर आपका 55 मारेंगे। देखिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलती यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछे कि तथ्यों की सुसंगति, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो 5 से 55 मार्क कर आइएगा। और शब्द दिया रहे रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य, तो 6 से लेकर 55 मारिए। अभी हम तोड़ रहे हैं उसको, बेरेक्ट तब बताएंगे। अगला जो सामान्य नियम आपका देखना है कि एविडेंस की क्रोड या आधारशिला कौन सी धारा है, कौन सी धारा एविडेंस के राज को खोल देती है, तो आपका 5 जवाब रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में आपका सुसंगतता का नियम है कि अपवर्जन का नियम, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इंग्लैंड में अपवर्जन का नियम है। अपवर्जन का मतलब ये हुआ कि किन किन बातों को साक्ष्य में प्रस्तुत हम नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट दे दी गई है। और किन किन को कर सकते हैं, इंग्लैंड में ये लिस्ट नहीं दी गई है। तो जब आपका लिस्ट ये दिया रहे कि किन किन तथ्यों को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो वह अपवर्जन का नियम। और जब लिस्ट ये दिया रहे
कि किन किन तथ्यों को कर सकते हैं, तो वह सुसंगतता का नियम कहलाता है, अपवर्जन का नियम। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में क्या दिया गया है, अपवर्जन की सुसंगतता, तो सुसंगतता। तथ्यों की सुसंगत कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेकर 55। अगला क्वेश्चन जो मेंस में भी एपीओ में बना था कि आपका सुसंगतता के नियम क्या है, या साक्ष्यविद के प्राथमिक सिद्धांत क्या है, या साक्ष्यविद किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो एविडेंस एक्ट के जो सिद्धांत हैं वह धारा 5 में ही मुख्य रूप से समाहित हैं, और 3 सिद्धांत हैं, तीनों हो सकता है प्री में भी पूछ ले। पहला है साक्ष्य को विवादक तथ्य तक सीमित रखा जाना चाहिए, यानी कि फैक्ट इन इशू तक। दूसरा है बेस्ट एविडेंस पेश किया जाना चाहिए, सर्वोत्तम साक्ष्य को पेश करिए। और तीसरा सिद्धांत है कि जो ये हियर्स एविडेंस मैं बताया था, अनुश्रुत साक्ष्य जो बताया था, तो अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में अग्राह्य और विसंगत हैं, यानी कि यह न तो एडमिट किया जाना चाहिए और न ही यह रेलेवेंट है। ये 3 नियमों पर साक्ष्यविद के ये मूल सिद्धांत कहलाते हैं, प्राथमिक नियम कहलाते हैं, या प्रिंसिपल कहिए। तीनों नियम याद करके जाइए, हो सकता है प्री में पूछ ले। इसके बाद आपका तार्किक और विधिक पर पिछली बार पूछा गया था कि एक जो रेलेवेंसी होती है या उचितता होती है, या हम कह सकते हैं कि एक जो तथ्य उचित माने जाते हैं वह तर्क के आधार पर, और दूसरा कानून उचित मानता है। तो इसमें जो कानून उचित मानता है वह 5 से 55 तक में है, और ये माना जाता है कि जिन चीज़ों को कानून सुसंगत या रेलेवेंट या उचित मानता है उसको वह तर्क के आधार पर भी उचित होंगे। तो 5 से 55 तक में दिया गया था कैसी सुसंगतता है, विधिक, तार्किक, दोनों, इनमें से कोई नहीं तो दोनों मार कर आइए। और अगर विधिक और तार्किक में एक ही ऑप्शन रहे, दोनों न रहे और एक ही चुनना है, तो क्या मार कर आएंगे, विधिक। और दोनों ऑप्शन रहे तो दोनों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ मॉडल बनता है वह आपका कोटेशन दे देता है कि प्रत्येक विधिक रूप से सुसंगत तथ्य तार्किक रूप से सुसंगत होता है। यह कथन अंशतः सत्य है, अक्षरशः सत्य है, अर्ध सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन पूर्णतः या अक्षरशः या वर्ड बाय वर्ड क्या है आपका। देखिए ऐसा भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एपीओ पीओ में आपका कह सकते हैं कि आईपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन बना है, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी बना है। जैसे कि आपका कि प्रत्येक जो आपका करार होता, माने प्रत्येक संविदा करार होती है, लेकिन प्रत्येक करार संविदा नहीं होता, यह वाक्य अक्षरशः क्या है आपका, सत्य है। ऐसा क्वेश्चन आपका बना है। इसके बाद आपका प्रत्येक तर्क तार्किक रूप से जो सुसंगत तथ्य हैं वह विधिक रूप से सुसंगत नहीं होता, ये भी अक्षरशः क्या है, वाक्य सत्य। और बताया गया था। अब आ जाइए अध्याय 2 में, आपका सेक्शन नंबर 5 शुरू किया जाए। सामान्य बातें लगभग आपका समाप्त हो गई। देखिए आपका सेक्शन 5 क्या कहता है, कई शब्दों पर ध्यान दीजिए।
कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। आपका किसी वाद या कार्यवाही में वाद सीमित दायरा रखता है, केवल सिविल मामलों में काम करता है, जबकि कार्यवाही एक व्यापक दायरा रखती है और सिविल और क्रिमिनल दोनों में काम करती हैं। तो यानी कि धारा 5 का नियम सिविल और क्रिमिनल दोनों में क्या होगा, अप्लाई। हाँ, एक जरूर अपवाद है, वह अपवाद आपका एक्सप्लेशन में है। वह हम उदाहरण बताएंगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लेकिन अभी तो जानिए कि सेक्शन 5 सिविल और किस में। देखिए, किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के पहले तो इतना सब समझिए कि अगर कोई सिविल वाद चल रहा है या आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो हम किन तथ्यों का को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हर फैक्ट इन इशू, मैं बताया ही था अभी सामान्य बातों में, फैक्ट इन इशू की परिभाषा सेक्शन 3 में दी गई है। ये निकाला जाता है, अभिवचन के द्वारा निकाला जाता है। एक पक्षकार समांतर डिमांड करता है, दूसरा डिनाई करता है, तो उसी डिमांड और डिनाई का परिणाम क्या होता है, फैक्ट इन इशू। जैसे ए कहता है कि सी की हत्या बी ने की है और बी कहता है कि ये हत्या मैंने नहीं की, तो ये कैसा तथ्य हो जाएगा, विवादक। ए कहता है कि बी का आशय था, बी कहता है कि हमारा आशय नहीं था, बल्कि हम से दुर्घटना हो गई, तो ये भी क्या हो गया, विवादक। ए कहता है कि ये सही थे, बी कहता है कि हम अपराध करते समय क्या थे, पागल थे, शिष्ट थे, जो भी थे। तो ये सब कैसे तथ्य हो गए, फैक्ट एंड इशू। तो क्या इनका साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं, कि आशय था कि नहीं, पागल था कि नहीं, एक की हत्या किया कि नहीं, दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। अगला देखिए, और ऐसे अन्य तथ्यों के, यानी कि आप फैक्ट इन इशू के अलावा अन्य तथ्यों को, अन्य घटनाओं को भी एविडेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें ए तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। ए तस्मिन पश्चात मतलब इसके बाद, ना है तो लिख लीजिएगा, इसके बाद मतलब धारा 5 के बाद रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन उठता है कि तथ्यों की सुसंगत के विषय में पूछे तो 5 से 55, और सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक, 6 से 55। क्यों 6 से 55 आप कहेंगे, क्योंकि धारा 5 ये बताती हैं कि जिन्हें ए तस्मिन पश्चात माने इस धारा के बाद क्या घोषित किया गया है, रेलेवेंट। तो अब रेलेवेंट क्या होता है, पहले वाक्य पूरा हो जाए तब भाई। अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकता है, यानी कि यह तथ्य एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात यह बात अस्तित्व में है, मौजूद है या मौजूद नहीं है। अंतिम जो 4 शब्द हैं ये काफी मायने रखते हैं, भले आप लोग न पढ़े एलएलबी स्तर पर। और किन्हीं अन्यों का नहीं, यानी कि और किन्हीं अन्यों का नहीं, ये जो शब्द हैं ये आपका काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। और ये बता देता है कि भारत में आपका केवल 2 ही बातों को साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो फैक्ट इन इशू को, या जो 6 से लेकर 55 तक में क्या घोषित किए गए हैं, रेलेवेंट। इसके अलावा क्या किन्हीं अन्य बातों को आप एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। तो धारा 5 का कर्निघम महोदय ये कहते हैं, एक विद्वान हैं, कर्निघम महोदय ये कहते हैं कि धारा 5 का जो वास्तविक बल है इन्हीं लास्ट के 4 शब्दों में ही निहित है। ये जो 4 शब्द हैं ये भारत में साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। अगर ये 4 शब्द नहीं रहते
तो वकील साहब जितनी फालतू तथ्य रहते क्या करते, सबको पेश कर दे। लेकिन ये जो चार शब्द हैं कि किन्हीं अन्यों का नहीं, ये सीमित करते हैं साक्ष्य के दायरे को कि आप इस एरिया से बाहर न जाइए। अगर बाहर जाते हैं तो न्यायालय रोक देगा बाहर जाने से। ये भी याद रखिए। किसने कहा कि आपका जो कर्निंघम ने कहा कि धारा 5 का जो महत्वपूर्ण पहलू है, यही जो चार शब्द हैं याद रखिए, ये आपका साक्ष्य के क्षेत्र को सीमित भी करते हैं आपका, और आपका फालतू साक्ष्य लेने को रोकते भी हैं। और आपका बता दिया गया है कि दो ही तथ्यों का साक्ष्य देंगे, किसका, या तो विवादक या किसका, सुसंगत। इसके बाद आपका जो दिया गया है वह एक्सप्लेशन है। धारा 5 का स्पष्टीकरण केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होगा, आपराधिक में नहीं। तो फिर एक बार धाराएं रट्टा मारिए कि जो धाराएं केवल सिविल में लागू होती हैं उनकी लिस्ट आप अलग बनाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्री में, आपका बना भी था बिहार में भी। और जो को आपका धाराएं केवल क्रिमिनल में अप्लाई होती हैं उसकी लिस्ट अलग रट्टा मारना है। उसी में से या तो एक एक धारा देगा या दो धाराओं का ग्रुप ऑप्शन में देगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रावधान आपका। तो धारा 5 का जो स्पष्टीकरण है, ये जो प्रावधान है केवल किसमें, धारा 5 नहीं, धारा 5 का कौन हम बता रहे हैं, एक्सप्लेशन केवल किसमें लागू होगा, आपका सिविल में। दूसरा आपका आया कि 23 मैंने एविडेंस की धारा 23, ये कई बार यूपी एपी और कई जगह रिपीट किया है, आपका गलत ना हो भाई 23। इसके बाद जो केवल सिविल में लागू होती है वह धारा 52 है, 52 याद रखना है। इसके बाद आपका 55 याद रखना है, ये भी केवल किस में लागू होगी, सिविल में। इसके बाद आपका स्टापेल जे में पिछली बार बना भी था 115, 116 और 117। जो विबंध हम पढ़ाएंगे आगे वो भी केवल किस में लागू होता है, सिविल में। तो रट्टा मार कर जाइए कौन कौन धाराएं हो गई, 5 का एक्सप्लेशन, 23, 52, 55, 115, 116 और कौन सी। अब क्वेश्चन का मॉडल भी ज़्यादा चलना है कि क्वेश्चन का मॉडल ये बना है कि कौन सी धाराएं केवल सिविल में लागू होती हैं। तो 23, 24, 25, 26, तो कौन सी धारा मारेंगे, 23। अब ग्रुप वाइज देखिए, आपका करेक्टर या सील के मामले में कौन सी धाराएं केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं, दो का ग्रुप देगा। तो आपका कौन कौन सा मारना है, 52 और 55। जे में आया कि स्टापेल लागू होता है सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे, सिविल। भाई क्रिमिनल में नहीं, यानी कि क्रिमिनल में अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किया है तो वह अपने संस्वीकृति से, कन्फेशन से क्या कर सकता है, मुकर सकता है। क्योंकि क्रिमिनल मामलों में आपका क्या नहीं लागू होता है, आपका स्टापेल। इसे मुकरी हुई संस्वीकृति कहते हैं। एविडेंस में कहीं प्रावधान नहीं है, न्यायालय के निर्णय के आधार पर ये चलती हैं। याद रखिए एविडेंस में कहीं प्रावधान नहीं, आगे बताया जाएगा। अगला देखिए, अब एक क्रिमिनल मामलों में एक लिस्ट बना दिया जाए, वो भी याद रखिए। कौन कौन सी एविडेंस की धाराएं केवल आपराधिक मामलों में लागू होती हैं। तो पहली धारा 30 याद रखिए, 30। इसके बाद आपका कह सकते हैं 53, 53A। इसके बाद 54, इसके बाद 111A और 105 बिहार में पिछली बार आया था। तो 6 धाराएं रट्टा मार कर जाना है, ये क्रिमिनल में लागू होती हैं।
सिविल से इसका कोई मतलब नहीं है। 30, 53, 53 है, 54, 111 है, और अगली कौन सी धारा आपका 105। बिहार में ये पिछली बार जे में आया भी था। अगला देखा जाए भाई आपका स्पष्टीकरण पढ़ा के आगे बढ़ा जाए। स्पष्टीकरण देखिए आपका एक्सप्लेशन क्या कहता है। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिसे सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि माने जो प्रेजेंट टाइम में इन फोर्स हो, लागू हो, वर्तमान समय में के किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निरर्हित कर दिया गया हो। निरर्हित माने अयोग्य कर दिया गया हो, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, रोक दिया गया हो। तो अब आपका दो बातें यहाँ समझनी है। यानी कि अब हमें ये देखना है कि क्या सीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान है जहाँ की आपका कोई सुसंगत तथ्य है उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से रोक दिया गया हो है। और आइए आपका एक उदाहरण देखा जाए। ए और बी में मुकदमा चल रहा है। न्यायालय ने ए को आदेशित किया कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में तुम न्यायालय में प्रस्तुत करो। और न्यायालय के आदेश के बावजूद भी ए प्रस्तुत नहीं किया। तो अब जब आदेश के बावजूद ए ने प्रस्तुत नहीं किया तो भले ये सुसंगत तथ्य हो, अब न्यायालय बाद में प्रस्तुत करने से क्या कर देगा, रोक देगा। जब समय बीत गया तो ये दस्तावेज लेकर आता है कि हजूर हमारा ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए। तो न्यायालय भले सुसंगत ये दस्तावेज हो, यानी कि एक बार मौका दिया गया तो तुम मौके का लाभ नहीं उठाए और बाद में आ रहे हो कि हमें क्या किया जाए, मौका दिया जाए, तो न्यायालय क्या करते हैं, रोक देते हैं। अब ऐसी दशा में आपका सीपीसी और एविडेंस में भी कुछ प्रावधान है। एविडेंस में इसका अपवाद पूछा जाता है। देखिए सेक्शन आपका 164 भाई देखिए यहाँ जोड़ लीजिए। एविडेंस की धारा 164 तुरंत कोरिलेट करिए क्योंकि आपका उदाहरण अच्छा यहीं मिलेगा। आपका लिख लीजिए भाई। देखिए आपका 164 सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण आपका 164 में हम बता रहे हैं एविडेंस का। आपका फिर एक बार देखिए इस उदाहरण को। ए को न्यायालय ने सूचना दिया या आदेशित किया कि तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट हैं हक संबंधी लाओ, और ए ने पेश करने से क्या कर दिया, इनकार। तो धारा 5 का एक्सप्लेशन कहता है कि अब ऐसी दशा में क्या वह दस्तावेज साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकेगी कि नहीं, नहीं, भले वह सुसंगत हो। और इसी बात को एविडेंस की कौन सी धारा प्रश्रय देती है, तुरंत निकालना चाहिए जो भी सेक्शन अटैच किया जाए। 164 देखिए आपका। जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर देता है जिसे पेश करने की सूचना मिल चुकी है, तो इस उदाहरण में किसने इनकार कर दिया है, ए ने। तब वह तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मत से या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकता। यही आपका अपवाद भी पूछा जाता है। और अपवाद याद रखिए। अब ऐसे डॉक्यूमेंट को कब एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जब दूसरा पक्षकार इसके लिए क्या हो जाए,
रजामंद दूसरा ऑप्शन देगा जब न्यायालय अनुमति प्रदान कर दे, आदेश दे दे। दोनों इनमें से कोई नहीं। इसके दो अपवाद हम बता रहे हैं, यही रट्टा मार कर जाना है। कितने अपवाद हैं? तो ए कब उस दस्तावेज को पेश कर सकेगा जिसे वह पेश करने से डिनाई कर सकता है? तो जब भी क्या हो जाए, रजामंद या न्यायालय क्या दे दे, आदेश, अनुमति दे दे। दो अपवाद याद रखिए। फिर बैक हो जाए। इस प्रकार आपका जो सेक्शन 5 था, दृष्टांत भी पूछा जाता है। दृष्टांत भी आपका पूछा जाता है। देखिए दृष्टांत भाई, ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मार कर उसकी हत्या करने के लिए क का विचारण चल रहा है। इसमें आपका कह सकते हैं कि विवादक तथ्य कौन होंगे? क का ख को लाठी मारना, क ने ख को लाठी मारा कि नहीं, ये विवादक तथ्य हो गया। क्या ऐसी लाठी मारकर ख की मृत्यु की गई, ये भी विवादित तथ्य हो गया। क्या ख का आशय माने क्या क का आशय ख की मृत्यु करने का था, ये भी आपका। यहाँ 3-4 और अपने मन से जोड़िएगा। ये जोड़ सकते हैं कि क्या ए प्रकोपन में आ गया था, प्रोवोकेशन में, या क्या ए पागल था उस समय जिस समय वह क्या किया, लाठी मारा। क्या ए जिस समय लाठी मारा 7 वर्ष से कम का बच्चा था। ये सब क्या है, फैक्ट इन इशू। एक आपका बचा है इसमें केवल। हाँ, दूसरा जो दृष्टांत है आपका, जो 164 का उदाहरण हमने बताया, सेम उसी पर आधारित है। तो उतना पकड़ लीजिएगा, अब उतना नहीं बताया जाएगा। एक आपका सुसंगत तथ्य के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है, तब अगली धारा बढ़ी जाए। सुसंगत तथ्य ये सेकेंडरी एविडेंस कहे जाते हैं, गौण साक्ष्य या सहायक साक्ष्य। ये विवादक तथ्य नहीं होते। ये विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व में होने के को साबित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें साक्ष्यात्मक तथ्य कहते हैं। ये भी याद रखें। साक्ष्यात्मक तथ्य कौन होता है? सुसंगत तथ्य पूछ सकता है। इन्हें साक्ष्यात्मक तथ्य कहते हैं। इन्हें फैक्टा प्रोवेंसिया कहा जाता है। फैक्टा प्रोवेंसिया याद रखना है उत्तराखंड के मॉडल के अनुसार। इनके माध्यम से विवादक तथ्य को साबित किया जाता है। यानी कि जो 6 से लेकर 55 तक की हम बातें बताएंगे, उनका सहारा लेकर, क्या ए ने बी को लाठी मारी, क्या ए की लाठी मारने से ही बी की मृत्यु हो गई, क्या ए का इरादा बी को लाठी मारने का था, ये सब बातें क्या की जाएंगी, प्रूफ। तो अतः इसे साक्ष्यात्मक तथ्य कहते हैं। इनका प्लीडिंग में उल्लेख आवश्यक नहीं है। ये वे बातें हैं जिनके माध्यम से विवादक तथ्य का मौजूद होना या न होना हम क्या कराएंगे, साबित। भाई सतर्क रहिएगा। आपका अगला देखिए, फैक्टा प्रोवेंसिया याद रखिए, ये भी पूछा गया है। यानी कि लास्ट क्वेश्चन, साधन कौन है और साध्य कौन है? तो साधन विवादक तथ्य है और उसको साधने के लिए नहीं, साध्य कौन है? किसको साबित करना है? विवादक तथ्य को। और किस साधन का उपयोग करके करना है? सुसंगत तथ्य। तो साध्य और साधन अगर पूछे तो साध्य आपका विवादक तथ्य और साधन क्या है? सुसंगत। अब आइए, चूंकि 6 से लेकर 55 तक में सुसंगत तथ्यों का उल्लेख किया गया है, तो पहली धारा देखी जाए आपका 6 से एक क्वेश्चन लगभग सेट रहता है। या तो समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाए, या आपका कह सकते हैं कि और कुछ बन जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आपका निश्चित आता है। पहले तो आपका क्वेश्चन का मॉडल बताया जाए और तब थोड़ा डिटेल में देखा जाए। जब भी धारा 6 पढ़िएगा तो एक धारा 60 पढ़िएगा, उसके बाद धारा 6 पढ़ना है।
इधर की धाराओं में जो बड़ी धारा थोड़ा आती है, आपका सेक्शन 6 ही आता है, क्योंकि एविडेंस का सेक्शन 6 तमाम बातों से अटैच है और तमाम विद्वानों ने तमाम बातें भी कही हैं। तो आइए देखा जाए। आपका पहले भूमिका बांधिए। पहला आपका देखा जाए धारा 60 से। सेक्शन 60 ये कहता है कि जो भी ओरल एविडेंस होना चाहिए, यानी कि जो भी मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, वह डायरेक्ट होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी आंखों से घटना देखा है वह आकर बयान दे। अगर कान से सुनने वाली बात है तो जो व्यक्ति स्वयं अपने क्या किया है, कानों से सुना है, या जिह्वा द्वारा स्वाद वाली है तो जो स्वाद लिया है, गंध वाली है तो जो गंध लिया हो, या त्वचा द्वारा स्पर्शनीय थी तो जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से उस वस्तु को टच किया है वह आकर न्यायालय में बयान देता है, तो उसके बयान को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। आपका कुछ बातें ऐसी हैं जहां व्यक्ति न तो स्वयं घटना को देखा, न स्वयं सुना, बल्कि दूसरों द्वारा परिचित हुआ और आकर कोर्ट में बयान दे रहा है, उसे डायरेक्ट एविडेंस न कह के इनडायरेक्ट एविडेंस या अनुश्रुत साक्ष्य या श्रुत साक्ष्य या हियर से एविडेंस कहा जाता है। तो आपका पहले तो ये देखना है कि धारा 6 में आपका कौन सा एविडेंस है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अनुश्रुत साक्ष्य है। तो धारा 60 का जो पहला अपवाद है धारा 6 है, यानी कि धारा 6 प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, बल्कि पूछा गया गलत न हो आपका कैसा साक्ष्य है, अनुश्रुत। भाई गलत न हो, यानी कि व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों से घटना नहीं देखा है, दूसरे ने बातें बताई हैं और वह बातें वह आकर कहाँ बता रहा है? धारा 6 में, कोर्ट में। पहला तो इसी तर्ज पर 2-3 क्वेश्चन और आपको अच्छे से भाई तैयार रखना है। मृत्युकालिक कथन पूछा जाता है, प्रत्यक्ष साक्ष्य है, अनुश्रुत साक्ष्य है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। डीडी क्या है? आपका हियर से एविडेंस है। आपका एडमिशन पूछ ले वो भी हियर से, कन्फेशन पूछ ले वो भी कैसा? हियर से। आपका सतर्क रहिएगा, पूछा गया मृत्युकालिक कथन पर कि प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अनुश्रुत है, तो गलत न हो, अनुश्रुत है यानी कि अप्रत्यक्ष है। अगला देखा जाए, धारा 6 में एक सिद्धांत है, वही सिद्धांत आपका पूछा जाता है बार बार। वह सिद्धांत है रेस जेस्टे। तो रेस जेस्टे का सिद्धांत आपका किस सेक्शन में समाहित है? तो आपका जवाब रहेगा धारा 6। ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये 2015 एपीओ में पूछा भी गया था, हो सकता है रिपीट कर दे। रेस जेस्टे का सिद्धांत की धारा में है? तो धारा 6 में है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, रेस जेस्टे को हिंदी में दे दिया था तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत, यानी कि तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत अगर आ जाए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब वो तो अलग बात है कि कोष्ट में दे दिया था, कहीं कहीं हिंदी में देता है, और लेकिन आपका तथ्य और कार्य का सिद्धांत भी दे तो इसका मतलब कि क्या पूछ रहा है? रेस जेस्टे। अब रेस जेस्टे का एक उदाहरण देखिए, तब आपका रेस जेस्टे का 3-4 के, हाँ भाई पहले आपका क्वेश्चन निकाल लिया जाए उसके बाद रेस जेस्ट। इस पर जो अगला क्वेश्चन आपका केस वाइज पूछा जा रहा है। दो बातें और अभी मेन जो प्रयास यही करना है कि भूमिका में ही आपका इतना बताया जाए कि 90% चांस रहे कि क्वेश्चन बन जाए। 1% के लिए ही अंदर से डायरेक्ट बताया जाता है। वैसे जाकर देखिए
यहीं से आपका क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन आपका यूपीजे में भी आया, आपका उत्तराखंड में भी आया कि आर.एम. मलकानी का केस किससे संबंधित है। तो ये रेस जेस्टे से हैं, यानी कि एक ही समव्यवहार के भाग से हैं। इसके बाद आपका पूछा गया कि आपका टेप रिकॉर्डर को किस केस में रेलेवेंट माना गया। तो जैसे ही टेप रिकॉर्डर आएगा तो कौन सा केस मारेंगे, आर.एम. मलकानी। भाई अच्छे से तैयार रखिए। अब जैसे ही टेप रिकॉर्डर आया तो आपको दो क्वेश्चन दिमाग में और घूमना चाहिए। ये सीसीटीवी कैमरा और आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिया गया साथ, कम से कम केस रट्टा मारिए दिमाग में भाई। एक आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर आ जाए या सीसीटीवी कैमरा, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला केस है प्रफुल्ल का, और सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्ड हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होगा टोमासो बूनो। टोमासो बूनो का केस है भाई। अच्छे से तैयार करके अब 3 के जाएंगे लगातार। टेप रिकॉर्डर आ जाए तो कौन मारेंगे, मलकानी। मलकानी का केस किस धारा से संबंधित है, 6 से। किस सिद्धांत से संबंधित है, रेजेट से। 3 क्वेश्चन तो यही बन गया। फिर आपका टेप रिकॉर्डर किस केस में बताया गया, सुसंगत मलकानी। फिर आपका सीसीटीवी कैमरा, तो आपका टोमासो बूनो का केस लिखवाया गया था, और प्रफुल्ल का केस है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा लिया गया साक्ष्य। अगला आपका केस जो जानना है वह अभी कम से कम 2 केस और याद करना पड़ेगा, और आपका वह 2 केस हैं। और आपका पहला केस है आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस है, और दूसरा आपका रटन बनाम रेजी नाम। तो पहले आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस देखा जाए। केस के पहले आपको रेस जेस्टे भाई बता दिया जाए 2-4 लाइन में। भाई समय तो नहीं है ज़्यादा, फिर भी आपका शॉर्टकट में ही सही बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सबसे कठिन आपका एविडेंस ही है, शब्दों में भी और कॉन्सेप्चुअल में भी। और आप कर ले जाएंगे, पुलिस एक्ट भी आसान है, आईपीसी भी कर ले जाएंगे, सीआरपीसी भी, लेकिन आपका जहां समस्या आएगी कहाँ, एविडेंस में। तो फिर एक बार देखिए, रे ज्येष्ठ का हिंदी हुआ एक ही समव्यवहार का भाग। एक ही समव्यवहार या ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कि कई तथ्य हैं और कई तथ्य एक ही घटना से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कि भानुमति का पिटारा, इसका मतलब कि चैन का सिद्धांत, गुड़िया का सिद्धांत। गुड़िया का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि माला का सिद्धांत। तो एक माला बनाई जाए, देखिए आप धागा ले लिए और धागा में एक एक गुड़िया भिन्न भिन्न जगहों से लाकर आप धागे में क्या कर रहे हैं, पिरो रहे हैं। और जब ये गुड़िया का क्रम क्या हो जा रहा है पूरा, तो यहीं रह जेष्टे हुआ, यानी कि आपका एक एक जो ये गुड़िया हैं माले के, वह आपने अलग अलग दिशाओं से लाया और क्या किया, इसमें पिरो दिया। जब पिरो दिया तो एक नया नाम दे दिया गया, क्या, अब गुड़िया नहीं, धागे में माला पिरो, गुड़िया पिरो दी गई तो हम क्या कहें, चैन कह दिए, माला कह दिए। उसी प्रकार रह ज्येष्ठे हैं कि अगर कोई घटना है और उस घटना से जुड़ी हुई बातें हैं, चाहे उसी समय जुड़ी हो या भिन्न भिन्न समयों पर। बिहार ने बहुत अच्छा इस पर क्वेश्चन बनाया है, अभी हम बेर पर आएंगे। पहले आपका एक दो केस बता दिया जाए, तब आपका और बताया जाए, और तब दृष्टांत। आपका भिन्न भिन्न जगहों पर घटनाएं हुई, लेकिन वह मुख्य घटना से जुड़ी हैं और जुड़ाव सामान्य नहीं है, विशेष है। यानी कि जुड़ाव ऐसा है कि वह उसी घटना का क्या बन जा रही है, भाग। तो ऐसी दशा में
उसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, एक ही समव्यवहार का भाग या रेजेस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दिल्ली में बम विस्फोट करना है, तो कलकत्ते में साजिश रची गई, इलाहाबाद से मान लीजिए कि बम बनाने का सामान खरीदा गया, कुछ लोग शामिल थे। आपका मान लीजिए कि एक दो और स्थानों पर आपका बम बनाया गया और दिल्ली में जाकर बम रख दिया गया। दिल्ली में मुख्य घटना हुई, लेकिन उस मुख्य घटना की जो कड़ी है वह कहाँ कहाँ से जुड़ रही है, तो जहाँ जहाँ से जुड़ रही हैं वहीं क्या हो गया, रेस जेस्ट। अब आइए जैसे कि आपका उदाहरण बताया जाएगा। अब रेस जेस्टी की जहाँ तक आपका परिभाषा की बात है, आपका इसको इंग्लैंड से हमें उठाना है और इंग्लैंड में जो केस अब पढ़ने हैं वह आर वर्सेज वेडिंग फील्ड का केस जानना है। आर बनाम वेडिंग फील्ड के केस में जो जज का नाम था पूछ सकता है, काकबर्न था। यानी कि कौन से जज थे, काकबर्न। देखिए क्या हुआ था, वेडिंग फील्ड पर एक स्त्री की गला काटकर हत्या का आरोप लगाया गया था। कमरे में गला काटा गया, वह स्त्री आपका दौड़ते हुए आंगन में आई, उसकी चाची थी स्त्री की, और अपनी चाची से कही कि ओ माय डियर आंटी, यानी कि ओ मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने हमारी क्या दशा कर दी है। उसके बाद वह स्त्री की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात अभियोजन अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाता है। आपका स्त्री की हत्या के लिए पहला तर्क उठाया जाता है कि हजूर इसे रेह जेस्टे या एक ही समव्यवहार, एक ही घटना का भाग मान लीजिए। तो जस्टिस काकबर्न ने कहा कि जिस समय गला काटा जा रहा था, अगर स्त्री उस समय बोली होती तब तो भाई हम एक ही घटना का भाग मानते, रेह जेस्टे मानते। गला काटा गया घर में और बोली कहाँ जाकर, आंगन में। अतः एक ही घटना का भाग माना जाएगा कि नहीं, नहीं। ये इंग्लैंड का नियम है। भारत में आपका बिहार में पूछा भी गया था। भारत में बहुत व्यापक नियम है। चाहे कोई कार्य या कथन घटना के समय किया गया हो या आपका घटना के बाद किया गया हो, चाहे उसी स्थान पर किया गया हो या किस स्थान पर, विभिन्न, अगर वह घटना से जुड़ा है तो धारा 6 के तहत भारत में वह रेह जेस्टे माना जाएगा। एक आपका एपीओ में क्वेश्चन सेम आया है, भाई क्वेश्चन भी देखते रहना है। ये जो मैं दृष्टांत बताया, ये दृष्टांत सेम आपका आया है एपीओ में, क्या ऐसा ऐसा हुआ। तो अगर ये पूछे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार क्या होगा, तो इंग्लैंड का नियम भूल जाइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार धारा 6 में यह रेह जेस्टे माना जाएगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जिस समय कार्य की, जिस समय घटना घटी उसी समय बोली हो। वह विभिन्न समयों पर भी बोल सकती हैं और विभिन्न स्थानों पर। अब रेस जेस्टे दिमाग में लगाइए थोड़ा, तो धारा 6 क्यों नहीं, क्यों हियर से एविडेंस है। अब आप लोग बताइए, क्या वेडिंग फील्ड को घटना कारित करते हुए किसी ने देखा? नहीं। वह तो स्त्री आई और आंगन में अपनी चाची को बताई। चाची आकर न्यायालय में बयान दे रही हैं, तो क्या चाची ने अपने आंखों से घटना को देखा? नहीं। तो चाची द्वारा दिया गया बयान कैसा बयान होगा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष साक्ष्य। तो प्रत्यक्ष को ही क्या कहते हैं, हियर से एविडेंस। तो चाची ने जो बयान दिया वह प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, अनुश्रुत था। तो धारा 6 याद रखिएगा। अब तो समझ में आ गया ना कि धारा 6 प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं बल्कि क्या है, अनुश्रुत।
अब जब एक आपका विकल्प विफल हो जाता है तो आदमी दूसरे विकल्प की तैयारी करता है, दूसरा न्यायालय में तर्क उठाता है। तो उसी प्रकार प्रोसिक्यूशन ने भी दूसरा तर्क उठाया और वह आपका डीडी का उठाया, मृत्युकालिक कथन का उठाया और ये कहा कोर्ट में कि हजूर जब स्त्री मर रही थी तो उसे पूर्ण आशंका थी कि कथन करने के बाद मर जाएगी, अतः आप इसको डाइन डिक्लेरेशन मान लीजिए, मृत्युकालिक कथन मानिए। काकबर्न, जस्टिस काकबर्न ने ये कहा कि भाई इंग्लैंड में ये आवश्यक है कि कथन करते समय व्यक्ति मृत्यु की पूर्ण आशंका में हो, प्रत्याशंका में हो, यानी कि उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं कथन करने के बाद क्या होऊंगा, ऊपर पहुंच जाऊंगा। और जो स्त्री मरी हैं, जब चाची से अपनी बातें ये बता रही थी तो उसको पूर्ण विश्वास नहीं था कि वह बात कहने के बाद मर जाएगी, अतः डीडी नहीं माना जाएगा। लेकिन भारत में अगर ऐसा आ जाए तो भारत में भिन्न नियम है, चाहे मृत्यु की आशंका हो या न हो, भारत में मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। आपका 32वां जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें टेक्निकल बात आपका क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। अब आपका अगला ट्रांजैक्शन आया कि ट्रांजैक्शन शब्द या संव्यवहार शब्द कहाँ परिभाषित है, तो धारा 6 में संव्यवहार को परिभाषित नहीं किया गया है। तो आपका संव्यवहार होता क्या है, तो ट्रांजैक्शन मतलब पूछ सकता है प्री में, बंडल ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का समूह। कहीं भी कोई पूछे कि ट्रांजैक्शन या संव्यवहार क्या है तो एक शब्द में जवाब दीजिएगा, बंडल ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्यों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हैं और उनका जुड़ाव सामान्य नहीं है, ऐसा है कि वह उसी घटना के क्या मालूम चलते हैं भाग। तो आपका बंडल ऑफ फैक्ट भी पूछ सकता है। अब आइए आपका दूसरा केस, आपका रटन बनाम रेजी नाम का केस है, या आपका रटन के केस में जस्टिस बिलवर फोर्स थे और जस्टिस बिलवर फोर्स ने इसकी व्याख्या की, रेजेस्टे की, उदार पर उदार आपका तर्क दिया और आप मने उदारता बरती और वैज्ञानिक तरीके से समझाया। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस जज ने रेजेस्टे की व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से की, तो आपका क्या जवाब रहेगा, जस्टिस बिलवर फोर्स ने। इसमें हुआ क्या था, आपका फोन वाला केस कहा जाता है। एक स्त्री पुलिस को फोन की, घबराई हुई थी, केवल अपना नाम पता बताई, तत्पश्चात उसकी आवाज़ ठप पड़ गई। पुलिस गई तो उस स्त्री की लाश मिली और उसके पति पर इल्ज़ाम लगा कि इसने हत्या की। जो ये फोन की थी घटना के बाद, अब क्या इसे रेजिस्ट्रे माना जाए कि नहीं, ये इंग्लैंड में विवाद था। तो जस्टिस बिलवर फोर्स ने उदारता बरती और कहा कि इसे रेजिस्ट्रे माना जाएगा, यानी कि आर बनाम वेडिंग फील्ड के केस के विपरीत बात इसमें की गई और रेजिस्ट्रे के प्रति क्या बरती गई, उदारता। भाई उदार निर्वचन किया गया तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, भारत में रेजिस्ट्रे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। अब धारा 6 देखिए भाई, बैरक तोड़ा जाए तब इत्यादि बताया जाए। अभी देखिए आपका धारा 6 में 2 ही लाइन की धारा है, एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगत, इसी को रेजिस्ट्रे कहते हैं। जो तथ्य विवादक न होते हुए भी, यानी कि यहीं बिहार ने बेयर एक्ट एकदम तोड़ा और कौन सही नहीं है ये देखा। तो देखिए पहला ये है कि कोई तथ्य है
जो क्या नहीं है, विवादक तथ्य है कि नहीं, नहीं। यानी कि कोई ऐसी घटना है, बात है, जो जिस पर विवाद नहीं है, लेकिन वह विवादक तथ्य से क्या है, संसक्त है। संसक्त है मतलब क्या हुआ, संबंधित है। संबंधित है मतलब क्या हुआ, जुड़ी हुई है या संसर्गी है। यानी कि आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं, तो कोई तथ्य जो विवाद, कोई तथ्य है जिस पर विवाद नहीं है, लेकिन वह तथ्य विवादक तथ्य से क्या है, जुड़ा है। और जुड़ाव सामान्य है कि विशेष है। जुड़ाव कैसा है, तो शब्दों का जाल है। अगला शब्द देखा जाए, क्योंकि बिहार एकदम शब्दशः पूछा गया है। और शब्दशः आपका देखिए, जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार संसक्त है, न आए संसक्त तो लिख लेना है, जुड़े हुए हैं, संसर्गी हैं, प्रिवी हैं या संबंधित हैं, कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं। यानी कि वे एक ही घटना के क्या हैं, भाग हैं। यानी कि वे एक ही समव्यवहार के क्या हैं, भाग हैं, माने उसी घटना से वो क्या है, अटैच। अब इंटरव्यू में पूछा गया, सेम का मतलब क्या हुआ, उसी समव्यवहार के भाग, एक ही समव्यवहार के भाग। सेम का मतलब क्या हुआ, एक एक शब्द पर आपका माथापच्ची की जाती है। तो उसी समव्यवहार का भाग का मतलब ये हुआ कि जिस मुद्दे को लेकर न्यायालय में विवाद है, आपका उसी मुद्दे से वह क्या है, अटैच है। भाई उसी मुद्दे से, अगर अगले मुद्दे से दूसरे किसी मुद्दे से अटैच है, तो उसी समव्यवहार का मतलब क्या हुआ कि उसी घटना। हो सकता है कि वे बातें कहाँ से अटैच हो, किसी दूसरी घटना, तो क्या धारा 6 में रेजिस्ट्रे में आएगी कि नहीं, नहीं। तो अगला शब्द देखिए वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों। यानी कि ऐसे तथ्य जो जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं, विवादक से। और जुड़ाव कैसा है, जो उसी समव्यवहार या ट्रांजैक्शन के क्या प्रतीत होते हैं, भाग। ये तथ्य रेलेवेंट होंगे कि नहीं होंगे, रेलेवेंट होंगे, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर, चाहे विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर। तो बिहार ने ये पूछा कि कौन सही नहीं है, चारों चार भागों में बांटकर इसको देगा। और आपको पॉइंट पकड़ना चाहिए, आपका उसी समय और उसी स्थान पर हुए हों, उसी समय या उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर हुए हों, तो क्या मारेंगे, चाहे उसी समय स्थान पर या विभिन्न समयों और क्या स्थानों पर। फिर वेडिंग फील्ड का केस याद रखिए, अगर वेडिंग फील्ड का केस भारत में रहता तो क्या होता, क्या धारा 6 में रेलेवेंट होता कि नहीं, वह जो कथन था, होता। क्यों होता, क्योंकि आपका भले उसी समय न कथन किया गया हो, लेकिन आंगन में आकर के और उसी घटना से वह कथन क्या था, रिलेटेड। यानी कि भाई उसी घटना से ही तो रिलेटेड था, दूसरी थोड़े। तो आइए देखा जाए, इसके बाद आपका धारा 6 में आपका भाई कुछ केस आता है, और कुछ केस आपका देखना है दो चार, और कुछ विद्वानों का कोटेशन आता है। देखिए आपका अगला आपका ये आया, जो आपका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि आपका एविडेंस की धारा 6 में मुख्य रूप से रेजिस्ट्रे का सिद्धांत समाहित है, लेकिन और भी 4 धाराएं हैं जहां ये सिद्धांत थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। वह धाराएं अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं 7, 8, 9, 14। यानी कि 4 धाराएं और लिखना है। आपका इंटरव्यू में ये पूछा गया है, एक लोग बता दिए केवल धारा 6, तो बोर्ड ने कहा कि क्या और धाराओं में समाहित नहीं है,
तो और धाराओं में भी थोड़ा थोड़ा अंश पाया जाता है। किन किन में? तो 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में, फिर 14 में, अगर पूछे तब। वैसे मुख्य रूप से ये क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, केवल 6 बना है। दूसरा क्वेश्चन आपका प्रथम वाद पर बनता है प्री में, कि रेह जेस्टे पर प्रथम वाद कौन सा है, कौन सा फर्स्ट मुकदमा है। एक बार क्वेश्चन बना है, उसको भाई लिख लीजिए। आपका थॉमसन बनाम ट्रीवेनियन, नोट्स में होगा। प्रथम वाद थॉम्पसन, थॉम्पसन वर्सेज ट्रीवेनियन। देखिए लिख दे रहे हैं भाई। थॉम्पसन वर्सेज ट्रीवेनियन का केस है। एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1695 का केस है, 1695, 1695 का है। जज का नाम भी याद रखिए, जस्टिस होल्ट थे, हो आधा ल ट, जस्टिस होल्ट थे। जस्टिस होल्ट के बारे में आपका टाट में भी पूछा जाता है, बिहार में बना है कई बार। एसबी बनाम व्हाइट का केस आपका जस्टिस होल्ट थे, और सबसे पहले इन्होंने यूबी जस आईबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां क्या है, उपचार। ये केस किससे संबंधित है? एसबी बनाम व्हाइट का, निर्वाचन से। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? होल्ट। कई बार पूछा है बिहार में आपका टाट में जाकर। अगला देखिए, इसके बाद आपका ये आपका बता ही दिया गया था। आपका जो आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस है। इसके बाद रटन बनाम क्वीन बता दिया गया, गोली वाला। इसके बाद आर बनाम फोस्टर का केस है, प्री के लिए बस याद रखना है। आर बनाम फोस्टर, आर बनाम क्रिस्टाई का केस पूछा जाता है, आर बनाम क्रिस्टाई। भारत में एक केस मैं बता चुका हूँ, कौन सा? आपका मलकानी का, यानी कि आर एम मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का। कई बार बताया। एक और केस आपका पूछा जा रहा है, उसको अलग से लिखिए कि एक दो किताबों में नहीं मिलता। सांवल दास बनाम बिहार राज्य, अलग से लिखिए भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। सांवल दास, भाई नोट्स में नहीं होगा, इसको लिख लीजिए, नोट्स जो मिला है नहीं है उसमें। सांवल दास, ये भी आपका प्री में क्वेश्चन बना है। देखिए हर एक केस को भाई डिटेल में बताना संभव नहीं है, जो लीडिंग केस है उसी को। हाँ, सांवल दास, देखिए भाई बिंदु रहेगा उस पर। सांवल दास है ना, एक सेकंड भाई। सांवल दास बनाम बिहार राज्य का केस आ चुका है, आप साल में भी देख सकते हैं किससे संबंधित है, रह जेटे। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा भी बता दिया गया। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि इसके बाद आलोचना पूछी जाती है। ज़्यादातर आलोचना किसने क्या कहा है? भाई आलोचना में एक दो बार आपका देखिए मॉडल कैसे बना है, एक दो बार क्वेश्चन ये भी आलोचना बना है। उसमें मॉडल जो बना है आपका, कि निम्नलिखित, पहला तो ये बना है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रेहजेस्टे की आलोचना नहीं की है। अब नहीं वाला क्वेश्चन पकड़ने के लिए जिसने आलोचना की है, भाई पहले उसको जानना पड़ेगा और तभी उसके बाहर जाएगा, तो नहीं वाला मारेंगे। तो उसमें 4 ऑप्शन देगा, तो जिन लोगों ने आलोचना की है वह 3 लोग हैं। तीनों का कोटेशन याद रखिएगा भाई, आप चाहते हैं कि गलत न हो धारा 6 से। और उसके बाद 3 विद्वानों से जो बाहर जाएगा, वहीं जर्मी बेंथम का ही एक बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रेहजेटी की आलोचना नहीं करता? तो जर्मी बेंथम नहीं करते, और आपका 3 विद्वान करते हैं। प्रयास करिए कोटेशन याद करने का, हम तो तीनों बता ही रहे हैं।
पहला आपका फिलिप्स देखा जाए, यानी कि विद्वान फिलिप्स क्या कहते हैं, यह सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है। यानी कि इसका मतलब कि यह सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है, अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। अब कैसे अनिश्चितता को जन्म देता है, इस बात को दो लाइन समझिए। देखिए, आपका जो बातें धारा 6 में एक ही संव्यवहार के भाग में अटैच हो सकती हैं, वही बातें धारा 7 से लेकर 55 तक में कहीं न कहीं ऐड होती हैं। तो फिलिप्स ये कहते हैं कि ये धारा अनिश्चितता को इसलिए जन्म देती हैं कि पक्षकार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 7 से लेकर 55 तक में अपना मामला लाएं कि 6 में लाएं। तो ये क्या करते हैं, अनिश्चितता को जन्म देती हैं, क्योंकि किसी घटना से जुड़ी हुई बातें वे सुसंगत हैं और 7 से लेकर 55 तक तो क्या की जाएंगी, वही बातें डिटेल में चलना है। दूसरे विद्वान आपका प्रोफेसर स्टोन हैं। प्रोफेसर स्टोन महोदय भी आपका आलोचना करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा हुआ हो। यानी कि प्रोफेसर स्टोन कहते हैं कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत, माने कोई सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा हुआ हो जितने का कौन सा है, रेहजेस्टे हैं। यानी कि ये संदेह अनिश्चितता को तो जन्म देता है, हम बता ही चुके हैं, संदेह भी पैदा करता है। संदेह इसलिए पैदा करता है कि कौन बातें रेहजेस्टे में आएंगी और कौन नहीं आएंगी, ये क्लियर नहीं है। इसका अर्थ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने इंग्लैंड में देखा कि आपका वेडिंग फील्ड में कठोर निर्वचन किया गया, स्ट्रिक्ट। तो आपका रटन बनाम क्वीन में जस्टिस विल्बर फोर्स ने क्या कर दिया, लिबरल या उदार, अर्थ ही निश्चित नहीं है। अगला ये बिगमोर, सबसे कड़ी आलोचना करने वाले प्रोफेसर विगमोर महोदय हैं। देखिए क्या कहते हैं, इनकी आलोचना भी आती है। प्रोफेसर बिगमोर, यह अनोखा पद है, यानी कि रेहजेस्टे एक अनोखा पद है। जितनी जल्दी यह अंग्रेजी नामावली से हटा दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। यानी कि जितनी जल्दी इसे अंग्रेजी विद से बाहर कर दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। यह पद बेकार और हानिकारक दोनों है। यही पूछा जा सकता है कि किसने रेहजेस्टे को बेकार और हानिकारक दोनों माना, तो वह किसने माना, बिगमोर में। अब बेकार क्यों है, बस यही दो शब्द लिखे प्री के लिए कि यह बेकार और हानिकारक दोनों हैं। ये किसने कहा, प्रोफेसर बिगमोर ने कहा। अब बेकार क्या है कि अन्य धाराओं में भी यह पाया जाता है, यानी कि जो धारा 6 में है वह 7 से लेकर 55 तक में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसका अंश पाया जाता है, इसलिए ये बेकार हैं। हानिकारक क्यों है, क्योंकि 7 से लेकर 55 तक की धाराओं में और इसमें आपका 7 से लेकर 55 तक की धाराओं के क्षेत्र को बाधित करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें सेक्शन 7 से लेकर 55 तक में हम पढ़ाएंगे, वे बातें कुछ हद तक कहाँ समाहित हैं, एक ही घटना के क्या भाग में, रेहजेस्टे में। तो आपका दृष्टांत बचा है, दृष्टांत देख लिया जाए, ताकि भाई ये धारा बहुत बड़ी थी, आपका प्रयास किया गया थोड़ा बहुत शार्ट करने का। मेन मेन केस डिटेल में बताए गए और केस जो आते हैं प्री में केवल शॉर्टकट में। चार आपका दृष्टांत से क्वेश्चन बनता है ज्यादा, दृष्टांत एलेस्टेशन ही उठा कर दे देता है,
गलत ना हो। देखिए पहला इलस्ट्रेशन आपका, ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। कई बार बना है ये, अंडरलाइन चारों पढ़कर जाइएगा। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल के पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन जाता है, सुसंगत है। तो आपका इसका मतलब कि ए पर आरोप है कि वो बी की पीट पीट कर हत्या किया, तो हत्या के समय या उसके पूर्व या कुछ समय बाद आप कह सकते हैं जो ए द्वारा कहा गया वो भी एक समव्यवहार का भाग, उसी जो बी द्वारा कहा गया वो भी रजस्टे का भाग, और जो आसपास के लोगों ने जो बातें कही थी वह भी रजस्टे का क्या होगा, भाग होगा। चाहे थोड़े देर पहले घटना के कही हो या थोड़े देर बाद। तो अब आर बनाम वेडिंग फील्ड का जोड़ते रहिए केस। भारत में रहता तो थोड़ी देर बाद ही तो घटना के कही 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद आंगन में आकर तेरे ज्येष्ठ में माना जाता कि नहीं माना जाता। दूसरा दृष्टांत भी ज्यादा पूछा गया है। क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है, जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने का अभियुक्त है, यानी कि आईपीसी की धारा 121 का अभियुक्त है। कौन सी धारा? 121। मृत्युदंड है भाई, अधिकतम दंड इसमें। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी घटनाओं में उपस्थित न हो। यानी कि आपका 50 लोग हैं, 5 लोग थाने पर हमला करते हैं, 5 लोग जेल पर, 5 लोग एसपी ऑफिस पर, 5 लोग कैदियों को छुड़ाते हैं, तो सभी लोग सभी घटना में शामिल नहीं हैं, लेकिन सभी घटनाएं एक ही कड़ी का क्या है, भाग हैं। रजस्टे का क्या है, भाग हैं। तीसरा पत्र वाला पूछा जाता है, यहाँ से वहाँ पत्र गया वहाँ गया, ये भी सुसंगत। और चौथा आपका सामान का परिधान वाला, तो कई लोगों से एक ने बी को सामान दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो ये जो सामान दिया जा रहा है क्या ये रजस्टे में आएगा कि नहीं, एक ही संव्यवहार का भाग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो आपका दो दृष्टांत तो थोड़ा वीक, पत्र वाला कम चांस रहता है, सामान वाला ज़्यादा आपका मने पढ़ना है। आपका दृष्टांत नंबर ए और बी, डायरेक्ट दृष्टांत से क्वेश्चन बना है, फिर समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनता है। भाई सतर्क रहना है धारा 6 से। तथ्य और कार्य का सिद्धांत भी। तो लास्ट में केस हम फिर रटवा रहे हैं 6-7, रट कर जाइएगा। सांवल दास का केस, आपका थॉमसन बनाम ट्रिवेनियन पहला केस, जस्टिस का नाम नया पूछ सकता है होल्ड। इसके बाद मलकानी का केस, इसके बाद आपका आर बनाम क्रिस्टाई, आर बनाम फोस्टर, रटन बनाम क्वीन का केस है, आर बनाम वेडिंग फील्ड का केस है, कम से कम 6। सांवल दास का केस है कम से कम 5 से 6 केस, जज 3 में जज सहित, आपका थॉमसन में जज, आपका बोर्ड वेडिंग फील्ड में जज, और आर रटन बनाम क्वीन में जज। वैज्ञानिक तरीके से पूछे तो बिल्वर फोर्स ने बताया, और आपका समस्या बन जाएगा कि औरत ने फ़ोन किया आवाज़ ठप हो गई, तो आप रेलेवेंट होगा रटन बनाम किस में, आपका क्वीन में। इस प्रकार आज का लेक्चर समाप्त किया जाए। 6 थोड़ा बड़ी थी भाई, समझाना कठिन है इसको समझना, तो इसलिए समय लगा। कल आप 7 भी हो जाएगा, 8 भी, 9 भी। कल कुछ धाराएं एविडेंस की खींचेंगे स्पीड से। तो कल वहीं 8:15 से ही क्लास चलेगी भाई। कल इंग्लिश की क्लास चलेगी। आज सर को कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि रात में ही बात हुई थी तो कहे थे कि हम आएंगे 7:15 बजे। तो इंग्लिश की क्लास आपका 7:15 बजे चलेगी। लॉ की क्लास आपका 7:15 बजे से चलेगी।
भाई फ़ोन करके ना पूछिए, उतना समय नहीं रहता फ़ोन उठाने का। आप सार्वजनिक तौर पे बताया जा रहा है, जो लोग पूछे आप लोग भी बता दिया करिए, क्योंकि ये सही बात तमाम लोगों का फ़ोन उठ नहीं पा रहा है भाई। आदमी पढ़ाते समय तमाम कार्य हैं, पढ़ेगा तभी तो पढ़ाएगा आदमी। अब पढ़ाते समय इतना फ़ोन आ जा रहे हैं कि तो भाई आप 8:15 से वहीं आप कहाँ रेगुलर बैच वाले भाई आपका 11:30 बजे आए। शाम को चलेगा वो आपका आईपीसी और सीआरपीसी शाम को चलेगा ही 5 बजे, वहीं 5:15 बजे। आज से शुरुआत है।